जब भी हम लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? चुनाव, है ना? लेकिन क्या बस चुनाव करा देना ही काफी है किसी देश को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि एक सच्चे लोकतंत्र का असली मतलब क्या होता है। तो सवाल सीधा है, क्या सिर्फ वोट डालने का अधिकार मिल जाना ही लोकतंत्र की गारंटी है, या फिर इसके पीछे और भी बहुत कुछ है? असल में यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। अब राइट्स यानी अधिकारों की अहमियत को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? ये देखना कि इनके बिना दुनिया कैसी दिखेगी। तो चलिए दुनिया के अलग अलग कोनों से 3 सच्ची कहानियों पर नजर डालते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाएंगी। पहला केस है ग्वांटनामो बे का। जरा सोचिए, लोगों को अमेरिकी सरकार ने पकड़कर जेल में डाल दिया है। ना उन पर कोई केस चल रहा है, ना उन्हें कोई वकील दिया गया है, और तो और वो कोर्ट तक भी नहीं जा सकते। उनके परिवार वालों को पता तक नहीं है कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कानून के जो सबसे बेसिक उसूल होते हैं उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह का केस देखते हैं, सऊदी अरब। यहां पर एक राजशाही है, मतलब कोई चुनाव नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है, मीडिया पर सरकार का कंट्रोल है, और महिलाओं पर तो कई तरह की पाबंदियां हैं। यहां तक कि लोगों को अपने धर्म को मानने की भी पूरी आज़ादी नहीं है। और अब तीसरा केस, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, कोसोवो का। यहां के लीडर स्लोबोदान मिलोसेविच बाकायदा चुनाव जीतकर सत्ता में आए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हीं की सरकार ने अपने ही देश के जातीय अल्बानियाई लोगों पर जुल्म ढाए। हजारों लोग मारे गए, लाखों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाता है कि कभी-कभी एक चुनी हुई सरकार ही अपने लोगों के अधिकारों की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। तो हमने 3 अलग अलग जगहें देखी, ग्वांतानामो बे, सऊदी अरब और कोसोवो। एक अमेरिकी जेल, एक राजशाही और एक चुनी हुई सरकार। देखने में तीनों कितने अलग हैं, है ना? पर इन तीनों में एक बात कॉमन है, और वो है अधिकारों का ना होना। इन सभी मामलों में लोगों के पास ऐसी कोई गारंटी नहीं थी, कोई ऐसा कवच नहीं था जो उन्हें जुल्म से बचा सके। ओके, तो प्रॉब्लम तो हमने देख ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आखिर ये अधिकार या राइट्स हैं क्या भला, जिनकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं? चलिए इस शब्द को जरा ठीक से समझते हैं। बहुत सिंपल भाषा में कहें तो अधिकार किसी भी इंसान का एक जायज दावा है। ये सिर्फ कोई इच्छा या मांग नहीं है, बल्कि एक ऐसा दावा है जिसे समाज को, दूसरे लोगों को और सबसे जरूरी सरकार को मानना ही पड़ता है। ये वो चीज है जिसके लोग हकदार हैं। पर सिर्फ दावा कर देने से क्या होता है? कोई भी दावा तो बस शब्दों का खेल बनकर रह सकता है ना? तो सवाल यह है कि कोई अधिकार एक असली, एक ताकतवर चीज कैसे बनता है? ऐसी चीज जो लोगों को सच में प्रोटेक्ट कर सके। तो देखिए, किसी दावे को असली अधिकार बनने के लिए 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पहली, वो दावा जायज होना चाहिए, सिर्फ मन की कोई इच्छा नहीं। दूसरी, समाज उसे एक सही दावे के तौर पर पहचाने, उसे माने। और तीसरी, जो कि सबसे जरूरी है, उसे कानून का सहारा मिलना चाहिए। कानून उसे प्रोटेक्ट करे, क्योंकि कानून के सपोर्ट के बिना कोई भी अधिकार बस एक अच्छा ख्याल बनकर रह जाता है। और यही बात इस अंतर को साफ करती है। एक होते हैं नैतिक अधिकार, मतलब जो बातें हमें सही या गलत लगती हैं, हमारी अंतरात्मा की आवाज, लेकिन हम इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। और दूसरे होते हैं कानूनी अधिकार। ये वो अधिकार हैं जिन्हें देश का कानून मान्यता देता है और जिन्हें अदालतें लागू करवा सकती हैं। असल में यही वो कानूनी ताकत है जो अधिकारों को असली बनाती है। तो चलिए अब सारे धागों को जोड़ते हैं और वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, यानी लोकतंत्र पर। ये कानूनी तौर पर मिले हुए अधिकार, ये राइट्स, किसी भी डेमोक्रेसी की नींव, उसकी बुनियाद कैसे बनते हैं? इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम यह है कि अधिकार एक ढाल की तरह काम करते हैं। वो सरकार की ताकत पर एक लगाम लगाते हैं। वो एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं जिसे सरकार पार नहीं कर सकती। अधिकार ये पक्का करते हैं कि सरकार लोगों के लिए काम करे, न कि लोग सरकार के गुलाम बने। और ये ढाल आखिर बचाती किसे है? हमारी सबसे कीमती चीजों को, हमारी आज़ादी को, हमारी बराबरी को, हमारे सम्मान को और हमारी सुरक्षा को। तो जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो असल में हम इन्हीं सब चीजों को बचाने की बात कर रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत अपने हर नागरिक से आखिर वादा क्या करता है? देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है।
इसका जवाब तो हमारे संविधान की आत्मा में छिपा है। एक ऐसा वादा जो हर किसी को इज्जत के साथ जीने का हक देता है। और पता है ये पूरा वादा किस पर टिका है? सिर्फ 6 मजबूत स्तंभों पर। जी हां, यही वो 6 पिलर्स हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की पूरी इमारत को संभाल रखा है। और ये हैं वो 6 मौलिक अधिकार। देखिए, ये सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं, असल में तो ये भारतीय लोकतंत्र का दिल है, और हां, देश के लोगों से किया गया सबसे बड़ा वादा भी। तो चलिए एक एक करके इन सबको जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी अधिकार वो है समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कानून की नजर में हर कोई बराबर है, और सच कहूं तो यहीं से बाकी सारे अधिकारों की शुरुआत होती है। ये एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखिए, समानता के 2 बहुत जरूरी पहलू हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता, मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण, मतलब कानून सब पर एक जैसा लागू होगा। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तभी जाकर असली समानता बनती है। हमारा संविधान बिल्कुल साफ साफ कहता है कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ, चाहे उसका धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म की जगह कुछ भी हो, भेदभाव नहीं कर सकती। मतलब दुकानें, होटल, कुएं, सड़कें, सरकारी नौकरियां, ये सब सबके लिए खुले हैं, कोई रोक टोक नहीं। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिस पर अक्सर बहुत बहस होती है, आरक्षण। कई लोगों को लगता है कि ये समानता के खिलाफ है, लेकिन हमारा संविधान इसे एक एक्सेप्शन नहीं बल्कि एक टूल मानता है, एक जरूरी साधन। ये इसलिए है ताकि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे उन समुदायों को बराबरी पर लाया जा सके जिन्हें हिस्टोरिकली काफी पीछे छोड़ दिया गया था। और हां, समानता की तरफ जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो था अस्पृश्यता, यानी छुआछूत का खात्मा। संविधान सिर्फ ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, वो इसे हर रूप में एक दंडनीय अपराध घोषित करता है, एक क्राइम। तो जब समानता की नींव मजबूत हो जाती है तो उस पर खड़े होते हैं स्वतंत्रता के स्तंभ। तो चलिए अब अधिकारों की अगली लेयर को समझते हैं, राइट टू फ्रीडम। ये वो आज़ादियां हैं जो हमें अपनी मर्जी से जीने, बोलने और काम करने की इजाज़त देती हैं। जरा सोचिए, हमें बोलने और अपने विचार रखने की आज़ादी है, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी है, एसोसिएशंस बनाने की आज़ादी है। हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और अपनी पसंद का कोई भी काम या प्रोफेशन चुन सकते हैं। यही वो 6 आज़ादियां हैं जो एक आज़ाद जिंदगी की गारंटी देती हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, ये आज़ादियां अनलिमिटेड नहीं हैं। मतलब अगर देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता का सवाल हो तो सरकार इन पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ये एक तरह से पर्सनल फ्रीडम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का बैलेंस है। सारी आज़ादियों में जो सबसे कीमती है वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब बहुत सीधा है, कानून की प्रक्रिया के बिना किसी से भी उसकी जिंदगी या आज़ादी नहीं छीनी जा सकती, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो मनमानी गिरफ्तारी से बचाने के लिए भी नियम है, जैसे गिरफ्तारी की वजह बताना जरूरी है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना भी। चलिए अब उन अधिकारों की बात करते हैं जो इंसान की डिग्निटी यानी उसकी गरिमा की रक्षा करते हैं। ये अधिकार पक्का करते हैं कि कोई भी इंसान किसी दूसरे का शोषण ना कर पाए। तो शोषण के खिलाफ अधिकार में सबसे पहली चीज जो बैन है वो है मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इंसानों को खरीदना बेचना ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। दूसरी चीज जो बैन है वो है जबरन श्रम, मतलब किसी से भी जबरदस्ती काम करवाना, जिसे बेगार भी कहते हैं, वो भी एक क्राइम है। और तीसरा, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी खतरनाक काम में मजदूरी करवाना यानी चाइल्ड लेबर, ये भी पूरी तरह से बैन है। ऐसा इसलिए ताकि समाज के सबसे कमजोर बच्चों को सुरक्षा मिल सके। हम सब जानते हैं भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है और हमारा संविधान इस बात को समझता है। इसीलिए धर्म और संस्कृति से जुड़े कुछ खास अधिकार दिए गए हैं ताकि हमारे समाज का ये खूबसूरत ताना बाना बना रहे। देखिए, भारत एक सेक्युलर देश है। इसका मतलब है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं है। यहां हर किसी को अपने धर्म को मानने, उस हिसाब से जीने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है।
पर हाँ, इस आज़ादी का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती किसी का धर्म बदलवाया जाए या कोई ऐसी प्रथा अपनाई जाए जो किसी को नुकसान पहुंचाए। इसके साथ साथ जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का पूरा हक है। इतना ही नहीं, वो अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खोल सकते हैं और चला सकते हैं। ये सब इसलिए ताकि उनकी पहचान और विरासत हमेशा जिंदा रहे। अच्छा, अब तक हमने जितने भी अधिकारों की बात की, सोचिए अगर वो सिर्फ कागज पर लिखे रह जाएं तो। इसीलिए अब हम बात करेंगे उस अधिकार की जो इन सभी अधिकारों का रक्षक है, उनका सुरक्षा कवच है। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार इतना ज्यादा जरूरी है कि हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा था। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि ये कितना वाइटल है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। बहुत ही सिंपल है। अगर किसी भी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकार को छीना जाता है तो वो इंसान सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये अधिकार हर नागरिक के हाथ में न्याय पाने की सीधी ताकत देता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। एक और कमाल की चीज है जनहित याचिका यानी PIL। इसके जरिए कोई भी नागरिक या कोई ग्रुप उन लोगों के लिए कोर्ट जा सकता है जो खुद नहीं जा सकते। सच में इसने न्याय को हर किसी की पहुंच में लाने का काम किया है। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर वो कौन सी चीज है जो किसी लोकतंत्र को सच में एक साथ जोड़कर रखती है? क्या सिर्फ चुनाव, या बदलती हुई सरकारें, या फिर कुछ और है जो इन सब से कहीं ज्यादा गहरा है? इसका जवाब यूं तो बहुत सिंपल है, पर उतना ही पावरफुल भी, और वो है अधिकार। जी हां, बिल्कुल। नागरिकों को जो अधिकार मिलते हैं वही लोकतंत्र की असली जान है। ये वो गोंद है जो एक इतने विविध समाज को भी मजबूती से जोड़कर रखता है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और खोद कर देखते हैं, थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पर अधिकारों की रक्षा कैसे होती है, इस पर हम आएं, उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है कि अधिकार ही किसी देश की असली नींव होते हैं? देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा है, अधिकार 3 बहुत ही जरूरी चीजों की गारंटी देते हैं। स्वतंत्रता यानी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी। समानता यानी कानून की नजर में सब एक बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं। और सम्मान यानी हर इंसान को गरिमा से, इज्जत से जीने का हक। यही वो 3 मजबूत पिलर हैं जिन पर कोई भी हेल्दी डेमोक्रेसी टिकी होती है। ठीक है, तो अधिकार जरूरी हैं, ये तो समझ आ गया। पर सवाल यह है कि इन इतने कीमती अधिकारों की रक्षा करेगा कौन? तो भारत में इस काम के लिए एक बहुत खास संस्था है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम NHRC भी कहते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी साल 1993 में। आपको बताऊं, ये वो समय था जब भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक नई जागरूकता आ रही थी, और इस आयोग का बनना उस दिशा में एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी कदम था। तो NHRC का काम क्या है? इसका सबसे सीधा और सबसे जरूरी काम है मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच करना। और यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो है स्वतंत्र। मतलब ये सरकार के दबाव के बिना काम करता है ताकि हर जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो, अनबायस्ड हो। अच्छा, अब इसकी शक्तियों की बात करते हैं जो इसे सच में पावरफुल बनाती हैं। देखिए, NHRC किसी भी सरकारी अधिकारी को पूछताछ के लिए बुला सकता है। ये किसी भी जेल में जाकर अचानक इंस्पेक्शन कर सकता है, ये देखने के लिए कि कैदियों के साथ सब ठीक हो रहा है या नहीं। और इतना ही नहीं, ये सरकार से सिफारिश भी कर सकता है कि दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। यहाँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो हमें समझनी चाहिए कि अधिकार जो है ना, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वो बदलते रहते हैं, समय के साथ इवॉल्व होते हैं। जो चीज़ आज शायद एक अधिकार ना लगे, हो सकता है कल वही एक बेसिक राइट बन जाए। तो सवाल है, ये दायरे बढ़ते कैसे हैं? इसके आप कह सकते 3 मेन रास्ते हैं। एक तो है अदालतों के फैसलों से, जब कोर्ट किसी अधिकार को और गहराई से समझाता है। दूसरा, जब हमारी संसद नए कानून बनाती है। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव से, मतलब जब दुनिया भर में मानवाधिकारों को लेकर कुछ नया होता है तो उसका असर हमारे देश पर भी पड़ता है। और इसके तो कितने बढ़िया एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। आज हमारे पास राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड और यहां तक कि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार भी है। कभी सोचिएगा, ये सारे अधिकार कुछ दशक पहले तक कानूनी तौर पर थे ही नहीं,
ये अदालतों और नए कानूनों की वजह से ही आज हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। अच्छा, इसे और आसान बनाने के लिए हम अधिकारों को मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में देख सकते हैं। पहले हैं मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स, जिनकी गारंटी हमारा संविधान देता है और इन्हें कोई आसानी से छीन नहीं सकता। फिर हैं संवैधानिक अधिकार, जो संविधान में ही दिए गए हैं, जैसे कभी संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। और आखिर में हैं मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स, जो किसी देश या कानून पर डिपेंड नहीं करते। ये हर इंसान को सिर्फ इंसान होने के नाते जन्म से ही मिलते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? हम क्या टेक अवे ले सकते हैं? जो भी हमने अब तक समझा, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है। अधिकार सिर्फ कानून की किताबों में लिखे कुछ शब्द नहीं है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेटिक समाज की आत्मा है, उसकी जान है। और बस यही एक लाइन है जो हमें हमेशा याद रखनी है कि लोकतंत्र तभी तक जिंदा है जब तक हर एक नागरिक के अधिकारों का सम्मान होता है और उन्हें सही मायने में लागू किया जाता है। अगर अधिकार नहीं, तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है, एक खोखला ढांचा। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं कि एक नागरिक होने के नाते हम और आप ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हमारे अधिकारों की हमेशा रक्षा हो। और ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी एक के पास नहीं, हम सबको मिलके ढूंढना है। तो उम्मीद है कि ये पूरी व्याख्या आपको चीज़ें समझने में मददगार लगी होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी विद्यार्थियों तक ऐसे ही सरल भाषा में नोट्स और एक्सप्लेनेशंस पहुंच सकें। हमारे चैनल ई पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगले चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।